न्यूज 18 राजस्थान, आपके साथ मैं हूं आसिफ। जम्मू कश्मीर के सिधरा इलाके में मुठभेड़ हुई। आतंकियों की सुरक्षा मुठभेड़ में तीनों आतंकी मारे गए। ट्रक से आए थे आतंकी, एक घर में छिपे हुए थे। तो जम्मू कश्मीर के सिधरा इलाके में यह मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में 3 आतंकी थे और तीनों के तीनों मारे गए। जम्मू कश्मीर के सिधरा में यह मुठभेड़ हुई है। ये तस्वीरें उस मुठभेड़ की, सिधरा इलाका जहां पर सुरक्षा बलों को पता चला कि आतंकवादी छिपे हुए हैं और जब मुठभेड़ के लिए पहुंचे तो एक लंबी कवायद और जद्दोजहद के बाद तीनों आतंकियों को मार गिराया गया। ट्रक में अभी आग लगी हुई है। ट्रक की आग को अभी बुझाया जा रहा है और बुझाने के बाद जब तलाशी होगी तब संख्या बराबर बताई जा सकती है, लेकिन 2 से 3 कम से कम आतंकी होने की संभावना है। ये 26 जनवरी के मद्देनजर हमने बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड को अलर्ट किया हुआ था और आज सुबह एक ट्रक की मूवमेंट जो है अनयूजुअल दिखी हमें। यूजुअली यहाँ पे ट्रक की मूवमेंट 12 बजे के बाद होती है, लेकिन ये एक ट्रक था जो यहाँ मूवमेंट कर रहा था। जो हाईवे क्यूआरटी है उसने ये अनयूजुअल मूवमेंट को स्पॉट किया। की तरफ रुख करते हैं। सिधरा से हमारे संवाददाता रजत हमारे साथ जुड़ गए, उनसे ताजा अपडेट लेते हैं। रजत, क्या इस समय अपडेट है वहां पर? कितनी देर लगी इस ऑपरेशन के अंदर? क्या अभी भी सूचना मिल रही है कि कुछ और आतंकी वहां पर हैं या ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है? रजत, आपको बता दें कि आज सुबह सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली कि एक ट्रक जो है वो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से यहाँ पर गुजरा है। सुरक्षा बलों ने ट्रक को उन्हें लगातार फायरिंग जो है वो शुरू कर दी। इस समय हम उसी इलाके में सिधरा में मौजूद हैं, जहां पर ये तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे, जो कि यहीं पर यहाँ से कुछ ही दूरी पर ये आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं, जहां पर अभी भी लगातार इस ट्रक से धुआं उड़ रहा है। 3 से लेकर 4 आतंकी बताए जा रहे हैं कि इसमें मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में मार गिराया। और उसके बाद आपको बता दें कि अभी फिलहाल के लिए इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरटी और इंडियन आर्मी लगातार यहाँ दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरटी और इंडियन आर्मी लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि जो आतंकी असला बारूद लेकर यहाँ पर पहुंचे थे वो पूरी तरह से यहाँ पर मार गिराए गए हों और जो असला उन्होंने यहाँ पर लिया हुआ था वो पहले बरामद कर लिया जाए। इसीलिए जेसीबीज के जरिए इस ट्रक को जो है फिलहाल के लिए तोड़ा जा रहा है। और क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का इस्तेमाल कर आतंकी जो है वो जम्मू से कश्मीर घाटी की ओर जाते हैं और वहां पर बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं। इसीलिए यहाँ पर अगर बात करें सुरक्षा बलों की तो उन्होंने यहाँ पर इन आतंकियों को मार गिराकर एक बड़ी कामयाबी जो है वो यहाँ पर हासिल की है, क्योंकि इस इलाके का इस्तेमाल कर आतंकी जो है कोशिश करते हैं कि बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाए। और अगर बात करें तो मोडस ऑपरेंडी लगातार आतंकियों द्वारा अपनाई जाती है, जिसमें कि ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि जनवरी 2020, उसके बाद दिसंबर 2020 और 2021 में एक सुंजुआ में एनकाउंटर हुआ था। 3 एनकाउंटर जो राजमार्ग के आसपास कहीं ना कहीं जम्मू से कश्मीर घाटी की ओर आतंकी भेजे जाए और उसके बाद वहां पर किसी वारदात को अंजाम दिया जाए। हमने देखा है टारगेटेड किलिंग का एक सिलसिला जो पिछले लगातार चला। यही देखा गया था कि पिस्टल के जरिए आतंकी जो है वो जो टारगेटेड किलिंग करते थे और उसके बाद हाइब्रिड मिलिटेंट्स के तौर पर लगातार काम करते थे। और इसी की अगर हम बात करें तो उसी कवायद में लगातार अलर्ट पर है। अभी बात करें तो क्योंकि न्यू ईयर सेलिब्रेशन एक तरफ जो है होने वाली है, वहीं 26 जनवरी का मौका आने वाला है और उसी को देखते हुए सुरक्षा बल पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। और उसी के चलते एडीजीपी जम्मू जोन मुकेश सिंह ने भी बताया कि यहाँ पर ये कार्रवाई की गई और इसमें अभी फिलहाल के लिए जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक 3 से लेकर 4 आतंकी मार गिराए गए हैं। अभी फिलहाल के लिए पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है और ट्रक को खंगाला जा रहा है, आसपास के इलाकों को खंगाला जा रहा है कि अगर जो असला बारूद लेकर ये आतंकी आए थे कहीं और छुपाया है या फिर कोई और लोग इनके साथ है तो उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। और इस पूरे ऑपरेशन को कंप्लीट करने के बाद ही बताया जा रहा है कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को आम यातायात के लिए खोला जाएगा। जी आसिफ।
रजत, कितना वक्त लगा इस ऑपरेशन के अंदर? जैसा कि आपने बताया कि इस राजमार्ग को भी बंद किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि जब ये राजमार्ग बंद है तो काफी लंबा ट्रैफिक भी वहां पर होगा। क्या उसे क्लियर करवाने की कवायद शुरू हो गई है? क्या इस वक्त राजमार्ग खोल दिया गया है या अभी भी वहां पर जाम लगा है? आसिफ, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो अभी फिलहाल के लिए उसे नहीं खोला गया है। जिस तरह मैं आपको तस्वीर दिखा रहा था, एक बार फिर से यहाँ पर आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये इलाका जो है वो काफी ज्यादा संवेदनशील है। यहाँ से आतंकी कई बार कोशिश कर चुके हैं और कुछ ही दिन पहले आपको बता दें कि इसी स्पॉट पर एक जो ग्रेनेड हमला है वो भी आतंकियों द्वारा किया गया था। इसीलिए सुरक्षा बल जो है कोई किसी भी तरह का रिस्क, किसी भी तरह का चांस यहाँ पर नहीं लेना चाहते। इसीलिए यहाँ से पहले पूरे इलाके में तफ्तीश की जा रही है, छानबीन की जा रही है और तभी राष्ट्रीय राजमार्ग को खोला जाएगा। हालांकि नरवाल बाईपास से लेकर अगर बात करते तो नगरोटा बाईपास, एक तरफ श्रीनगर से आने वाली गाड़ियां और जम्मू से जाने वाली गाड़ियां, सभी गाड़ियों को यहाँ पर रोक दिया गया है। किसी को भी यहाँ से आने जाने की जो आवाजाही की जो परमिशन नहीं दी गई। हालांकि एक ऑल्टरनेट रूट जो है वो जरूर यहाँ पर देख रहे हैं कि पुराना रास्ता जो कि ओल्ड सिटी को कनेक्ट करता है उसे फिलहाल के लिए रखा गया है। पर N44 की बात करें तो फिलहाल के लिए नरवाल बाईपास से लेकर जो नगरोटा बाईपास तक का इलाका है उसे पूरी तरह से यहाँ पर बंद रखा गया और फिलहाल के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से कोशिश करें कि पहले इलाके को सैनिटाइज कर दिया जाए, यहाँ देखा जाए, तफ्तीश कर ली जाए, पूरी तरह से छानबीन कर ली जाए, उसके बाद ही इस हाईवे को जो है वो खोलने की कवायद शुरू की जाएगी। जी रजत, ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है या अभी भी ये आशंका है कि ये ऑपरेशन और लंबा खिंच सकता है या एक या दो चेहरे और छिपे हुए हो सकते हैं? आपको बताइए कि एडीजीपी जम्मू जोन के मुताबिक एनकाउंटर को हालांकि कंप्लीट कर लिया गया है, बट ऑपरेशन अगर बात करें तो अपने आखिरी चरणों में है, जिसमें कि इलाके की तफ्तीश और सैनिटाइज करने का जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। इसीलिए अभी फिलहाल के लिए ये जरूर कहा जा सकता है कि एनकाउंटर कंप्लीट हो चुका है, पर सुरक्षा बल ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर इनके साथ कुछ और आतंक पड़े हुए थे और क्योंकि अभी फिलहाल के लिए ड्राइवर जो है वो भाग निकला है, इसीलिए आसपास के इलाकों में ड्राइवर की छानबीन जो है वो की जा रही है और उसी के बाद ही ये कहा जाए कि पूरी तरह से ऑपरेशन कंप्लीट हो। एनकाउंटर जरूर खत्म माना जा सकता है, बट ऑपरेशन जो है अभी फिलहाल के लिए लगातार जारी है। जी रजत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। सिस्टम का पेपर लीक, अभ्यर्थियों पर भारी। सीईटी परीक्षा को लेकर बोर्ड का अजीबोगरीब फरमान सामने आया है। कड़ाके की सर्दी में अभ्यर्थियों को 1.5 घंटे पहले बुलाया गया। 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र का एंट्री गेट बंद करने का फरमान। 7 और 8 जनवरी को समान पात्रता परीक्षा होनी है। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड से मनमाने नियम हटाने की अपील की जा रही है। तो सीईटी परीक्षा को लेकर यह बोर्ड का फरमान सामने आया है। कड़ाके की सर्दियों में अभ्यर्थियों को 1.5 घंटे पहले बुलाया जाना है। 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र का एंट्री गेट बंद करने का फरमान, यानी कि अगर 12 बजे की परीक्षा है तो 11 बजे एंट्री गेट ही बंद हो जाएगा, जबकि परीक्षा 12 बजे होनी है। यह फरमान जारी किया है राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड से। कड़ाके की सर्दी है और इस सर्दियों के अंदर 1.5 घंटे पहले अभ्यर्थी अपने सेंटर्स पर पहुंचे। यानी अगर कोई अभ्यर्थी किसी दूसरे जिले से आ रहा है तो उसे कितना समय लेकर आना पड़ेगा। और लवली वधवा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। लवली, 1.5 घंटे पहले छात्रों को आना होगा, 1 घंटे पहले परीक्षा सेंटर बंद हो जाएगा। ऐसे में अगर 5 से 10% छात्र लेट पहुंचते हैं, आधा घंटे पहले पहुंचते हैं, तो क्या वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे? देखिए, बिल्कुल वो परीक्षा आज के हिसाब से जो अभी जो प्रवेश पत्र जारी हुआ उस हिसाब से वो नहीं दे पाएंगे। इस बारे में सोचना चाहिए बोर्ड को, एजेंसीज को, कि जो अभ्यर्थी है वो गाड़ी कमाई का अपने परिवार का पैसा लगाता है, दूर दूर से 400 किलोमीटर दूर से इन अभ्यर्थियों को सेंटर्स पर बुलाया जाता है और उसके बावजूद अगर वो 5 मिनट की देरी से भी अगर वो पहुंचता है तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ तो फरमान दूसरा है। यहाँ तो आरपीएससी के पेपर लीक मामले के बाद में कल जब ये विज्ञप्ति जारी की गई देर रात को, तो इस पर हमारी नजर पड़ी। अभ्यर्थियों के कॉल आ रहे हैं लगातार। उनका कहना है कि 1.5 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचना और 1 घंटे 1.5 घंटा वहां पर बिताना बिना पढ़ाई के, और ये
उस समय जब पेपर आपके सामने आने वाला हो उससे ठीक पहले, और अगर 1.5 घंटा पहले पहुंच गए तब तो ठीक, अगर 5 मिनट भी लेट होते हैं तो आप सेंटर पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप देखिए, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का एक बेतुका फरमान है। इस फरमान को लेकर के अभ्यर्थी जो है वो निंदा कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सिस्टम का लीक सुधार नहीं पा रहे और अभ्यर्थियों पर इसकी दोहरी मार पड़ती है। एक तरफ पेपर लीक होने के बाद पेपर जो है वो निरस्त हो जाते हैं, रद्द हो जाते हैं, परीक्षाएं आगे बढ़ जाती है, और दूसरी तरफ जो है वो इस तरह के नियम कायदे, कड़े नियम कायदे जो है वो यहाँ पर बना दिए जाते हैं। तो अभ्यर्थियों में खासा आक्रोश है। अभ्यर्थियों ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से, सरकार से अपील की है कि वो इसमें संशोधन करे। जो नियम पूर्व में बने आ रहे हैं उन्हीं नियमों के तहत हो, कोई विशेष नियम जो लगाए जा रहे हैं तो उन अभ्यर्थियों पर लगाया जाए जो संदिग्ध अभ्यर्थी हो, जिन पर पैनी नजर रखी जा रही हो, उनमें कहीं गड़बड़ी हो तो उनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कड़ी अभ्यर्थियों की मांग सुनी जाएगी। देखिए, उम्मीद तो यही है कि अभ्यर्थियों की मांग सुनी जानी चाहिए। न्यूज 18 ने भी बातचीत की है कर्मचारी चयन बोर्ड के जिम्मेदार लोगों से। अब उनका कहना है कि हम इस मामले को दिखवाते हैं, देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें मार्गदर्शन लेंगे, सरकार से बात करेंगे। तो देखिए, अब ज्यादा समय नहीं है, 7 जनवरी की परीक्षा है, अंतिम 8 दिन बचे हैं, और अगर समय से सूचना नहीं दी गई अभ्यर्थियों को तो जाहिर तौर पर कई अभ्यर्थी पहुंच भी नहीं पाएंगे, कई अभ्यर्थी इस मानस से निकल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी ट्रेनों का, ट्रैफिक का, गाड़ियों का समय जो है वो उस हिसाब से वो तय किया जाता है कि वो परीक्षा सेंटर पर किसी हाल में भी घंटे भर पहले तक पहुंच जाए। लेकिन 1.5 घंटा पहले सेंटर पर पहुंचना और उसके बाद इस तरह के फरमान, इसको लेकर के अभ्यर्थियों में खासी निराशा जो है वो नजर आ रही है। जी लवली, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और सर्दी से राजस्थान में ठिठुरन बढ़ गई है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। जैसलमेर में कारों की छतों पर बर्फ की चादर देखने को मिली है। वहीं कई जिलों में कोहरे से जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। कोहरे से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। और आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर ये 4 तस्वीरें। जैसलमेर, श्रीगंगानगर, कोटा, सिरोही। जैसे जैसे पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है वैसे वैसे इन जगहों पर लगातार तापमान गिरता जा रहा है और अब सुबह और शाम अलाव जलाई जा रही है। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में सर्दी के तीखे तेवर बरकरार हैं। हालांकि आज गंगानगर जिला मुख्यालय पर घने कोहरे से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिससे वाहन चालकों को खासी राहत मिली है। मौसम विभाग द्वारा आगामी 48 घंटों में दिन और रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। जिले के मौसम का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। सरहदी जिला श्रीगंगानगर में हाड़ कपकपाने वाली ठंड का दौर लगातार जारी है। पिछले कुछ दिनों से पड़ रहे घने कोहरे से जरूर आज श्रीगंगानगर वासियों को हल्की राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मौसम विभाग के द्वारा आज घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं आज श्रीगंगानगर वासियों को कोहरे से निजात मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ठंड के तेवर अपनी जगह बरकरार हैं। अभी इस समय हम श्रीगंगानगर के अम्बेडकर चौक पर मौजूद हैं और यदि हम आपको यहाँ का नजारा दिखाएं तो आप ये देखेंगे कि देखिए, जो पिछले 5-7 दिनों से घना कोहरा था, विजिबिलिटी प्रभावित हो रही थी, वो आज कहीं न कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। और यही एक वजह है कि वाहन चालकों को खासी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय का नजारा आप देख पा रहे हैं। मौसम काफी हद तक साफ है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में बताया जा रहा है कि कुछ हल्का कोहरा है, जिससे थोड़ी सी कहीं न कहीं वाहन चालकों को राहत मिली है। इसके साथ साथ हम रेलवे स्टेशन से गोल बाजार चौक पर जाने वाले अम्बेडकर चौक पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक तंदूर लगा हुआ है, जहाँ अक्सर राहगीर रुकते हैं और अपने हाथों को सेकने का प्रयास करते हैं, ताकि उस हाड़ कपकपाती ठंड से थोड़ी राहत मिल सके। निश्चित तौर पर मौसम विभाग ने भी अगले 48 घंटों के दौरान दिन और रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी की संभावना जताई है, जिसका असर देखा भी जा रहा है। चूंकि कल पूरे दिन सूर्यदेव ने ठीक से दर्शन दिए, दिन भर धूप खिली रही, जिसके बाद एकाएक दिन का तापमान बढ़कर 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले 48 घंटों के दौरान जिस तरह से मौसम विभाग ने राहत की बात कही है, वो राहत कहीं न कहीं श्रीगंगानगर वासियों को मिलती हुई दिखाई भी दे। हम कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। आप जयपुर से आ रहे हैं, तो मौसम कैसा है ठंड को लेकर रास्ते में और गंगानगर में? गंगानगर में ज्यादा ठंड है, जयपुर में इतनी ठंड नहीं है, और रास्ते में तो कोहरा छा रहा है। रास्ते में कोहरा था, तो जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो अक्सर रहता है कि ठंड ना लग जाए, तो क्या इंतजाम करके निकलते हैं? आप तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिख रहे हैं। हाँ जी, हम पूरे लेके गए थे अपना सामान, हमें पता था ठंड तो लगेगी। अच्छा, पर वहाँ पर गए तो वहाँ पर ठंड इतनी नहीं थी। यहाँ मतलब कंबल वगैरह कैरी कर रहे हो? हाँ, कंबल वगैरह लेके। प्रदेश के हिल स्टेशन माउंट आबू में पिछले 4 दिनों से तापमान में गिरावट दर्ज होने के कारण शीतलहर के प्रकोप लोगों की दिनचर्या पर असर डाल रहा है। माउंट आबू में मौसम में लगातार हो रहे बदलाव को देखने के लिए पूरे भारतवर्ष से पर्यटकों का आना जारी है।
वहीं नए वर्ष के सीजन में 3 दिवसीय चलने वाले शरद महोत्सव को लेकर पर्यटक भारी तादाद में माउंट आबू पहुंच रहे हैं। महोत्सव को लेकर पर्यटन विभाग प्रशासन पर्यटकों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसे लेकर इंतजाम करने के दावे कर रहा है। पर्यटक पिछले 24 घंटों में 6000 से ज्यादा माउंट आबू में पहुंच चुके हैं। कोटा में सर्द रातों में जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने फुटपाथ पर जीवन बसर करने वालों के हालात जानने के लिए शहर की सड़कों पर निकले। जिला कलेक्टर ने लोगों को रेन बसेरों में पहुंचाया और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से लोगों को कंबल वितरित किए। कलेक्टर ने नयापुरा सब्जी मंडी कोटड़ी चौराहे पर पहुंचकर खुले में सो रहे लोगों को ह्यूमन हेल्पलाइन संस्था की ओर से कंबल उपलब्ध करवाए और साथ ही काफी लोगों को रेन बसेरों में शिफ्ट करवाया। इसके बाद कलेक्टर ने इंदिरा रसोई का निरीक्षण भी किया। जैसलमेर में सर्दी का सितम लगातार जारी है। बीते 2 दिनों से लगातार वाहनों की छतों पर बर्फ जम रही है। बुधवार को भी सुबह वाहनों की छतों पर बर्फ नजर आई। रात्रि में पड़ी ओस की बूंदें तेज सर्दी के कारण जमकर बर्फ में तब्दील हो रही हैं। सर्दी से राहत पाने के लिए अलसुबह लोगों ने अलाव का सहारा लिया, वहीं लोग ऊनी वस्त्रों में भी लिपटे नजर आए। और ये तापमान जैसलमेर का आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 25 डिग्री, अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस। ये वेदर रिपोर्ट जैसलमेर की। और ये दूसरी तस्वीर में आपको गाड़ी की छत पर जमी हुई बर्फ नजर आएगी। और अलग अलग शहरों का तापमान जो है वो इस समय आपको बताएं। सबसे पहले जैसलमेर, जहां पर न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। और इसके बाद राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। इसके बाद बीकानेर में न्यूनतम 7 और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये उन मुख्य शहरों के तापमान। और सीकर में 7-23, न्यूनतम 7 और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और गंगानगर में न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस। तो ये उन मुख्य शहरों के तापमान हैं जहां पर सबसे ज्यादा इस समय सर्दी पड़ रही है। और ये बड़ी खबर राजसमंद से। पेपर लीक मामले में बड़ा बयान। विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने सीबीआई जांच की मांग की है। समय से पहले प्रश्न पत्र प्रसारण की सीबीआई जांच हो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से आरोपियों के संबंध हैं, ऐसे में पेपर लीक की निष्पक्ष जांच की संभावना नहीं है, ये कहना है दीप्ति माहेश्वरी का। और दीप्ति माहेश्वरी ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। और एक खबर जयपुर से। पेपर लीक कांड पर बेरोजगारों का हल्ला बोल। राजधानी में बेरोजगारों का जोरदार प्रदर्शन। प्रदेश भर के बेरोजगार शहीद स्मारक पर प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने ऐलान किया है। आरोपियों पर एनएसए लगाने और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। पेपर लीक से जुड़ी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है।
तो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने यह ऐलान किया है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, इनकी मांग है कि जो आरोपी हैं उनके ऊपर एनएसए लगाया जाए और सीबीआई जांच की मांग की गई है। ये तस्वीरें पेपर लीक कांड पर बेरोजगारों का हल्ला बोल। तो राजधानी में बेरोजगारों का आज जोरदार प्रदर्शन होने जा रहा है। प्रदेश भर के बेरोजगार शहीद स्मारक पर यह प्रदर्शन करेंगे। तो एक बार पेपर लीक मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर, और इस समय पूरे प्रदेश में इसी पेपर लीक की चर्चाएं और इसी को लेकर बेरोजगारों ने बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी की राजधानी में शहीद स्मारक पर। और इनका साफ तौर पर मांग है, ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और साथ ही साथ इन सब पर एनएसए लगाया जाए। और लवली वधवा हमारे साथ जुड़ गए। लवली, एक बार फिर से बेरोजगार शहीद स्मारक पर जुटने वाले, क्या मुख्य मांगे इनकी? देखिए, बड़ी मांग ये है कि जो आरोपी फरार है, इस पूरे मामले का जो चेन रैकेट है उसे पूरे को एक्सपोज किया जाए। इसमें जो भी बड़े लोग शामिल हैं, चाहे वो कोई मंत्री क्यों ना हो, उन्हें भी एक्सपोज किया जाए। इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच जो है वो कराई जाए, और निष्पक्ष जांच जो है वो राजस्थान की एजेंसियां शायद नहीं कर सकती। इसलिए बेरोजगारों ने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच राज्य सरकार को सीबीआई को दे देनी चाहिए, और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे, उस पड़ताल करे आखिर कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल है, बड़े लोग भी, जो बड़े मगरमच्छ जिन्हें कहा जा रहा है वो कौन कौन है, और पूरे मामले को एक्सपोज करके बेरोजगारों के सपनों के साथ जो कातिलाना हमला करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी एक जो बड़ी मांग है इन लोगों की वो ये है कि इस पूरे मामले में जो कार्रवाई हो रही है वो एनएसए के तहत लगाया है, एनएसए का कानून इसमें लगाया जाए, एनएसए की धाराओं के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाए, क्योंकि इन्होंने युवाओं के भविष्य को देशद्रोह की तरह देश को नुकसान पहुंचाने वाला काम जो है वो इन्होंने किया है। इसके अलावा भी 14 सूत्री पूरी कुल मांगे हैं, जिनमें आरपीएससी का पेपर लीक जो सिस्टम है, जो प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ा हुआ सिस्टम है, उसमें संशोधन की मांग है, उसे ठीक किया जाए, और अन्य इस तरह की जो करीब 14 सूत्री मांगों को लेकर के ये प्रदर्शन जो है वो राजधानी के शहीद स्मारक पर दोपहर 1 बजे से शुरू होने जा रहा है। 1 बजे से यहाँ पर जो बेरोजगारों की जो तादाद है, संख्या है, वो नजर आएगी। 1 बजे का कॉल टाइम बेरोजगारों को दिया गया है। 1 बजे बेरोजगार जो है वो यहाँ पर एकत्रित होते हुए नजर आएंगे, और 1 बजे सरकार के खिलाफ बिगुल बजाते हुए, सरकार की 12 बजाते हुए ये तमाम बेरोजगार जो है वो वहां पर मिलेंगे। और बड़ी तादाद में ये बेरोजगार जो है आज पूरे राज्य भर से जो यहाँ कोचिंग करने वाले स्टूडेंट्स हैं जयपुर शहर के अंदर, और जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने लेवल 2 की परीक्षा दी, लेकिन सेकंड ग्रेड की परीक्षा दी, लेकिन सेकंड ग्रेड की परीक्षा का पेपर जैसे लीक हुआ तो उसके बाद से मायूस उदास बैठे बेरोजगार आज अपना गुस्सा, अपना आक्रोश जो है वो सरकार को दिखाने के लिए, जताने के लिए वो राजधानी के शहीद स्मारक पर पहुंचेंगे, और यहाँ पर सरकार से मांग करेंगे कि उनकी 14 सूत्री जो मांग है उस पर विचार किया जाए, और अगर सरकार इसमें असमर्थ है तो सरकार इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई को दे, और सीबीआई से इस पूरे मामले की पड़ताल कराई जाए। रीट मामले में भी सीबीआई जांच की मांग की गई थी, लेकिन वो जांच नहीं हो पाई थी, तो ऐसे में रीट की मांग भी कर रहे हैं सीबीआई के, रीट की मांग भी सीबीआई को दी जाए, क्योंकि रीट के भी जो लोग, जो आरोपी जेलों के अंदर थे, वो भी आज बाहर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, खुले में वो धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में रीट और जो सेकंड ग्रेड की परीक्षा है, दोनों प्रदेश भर से बेरोजगार युवा पहुंचेंगे। हाँ, देखिए, पूरे प्रदेश भर के जो बेरोजगार युवा जो जयपुर में कोचिंग करते हैं या अलग अलग पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पर होंगे। अलग अलग जिलों से बेरोजगारों को कॉल दिया गया है। अब कितने बेरोजगार यहाँ पहुंचते हैं देखने वाली बात होगी, लेकिन 1 बजे का समय मुकर्रर किया गया है। 1 बजे सरकार के को अपना गुस्सा जताने के लिए, सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए तमाम बेरोजगार जो है राजधानी के शहीद स्मारक पर जो है वो अपना झंडा बुलंद करने जा रहे हैं, और सरकार से 14 सूत्री मांगों को लेकर के ये अपनी डिमांड रखेंगे। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर बीकानेर से, खाजूवाला ग्राम सेवा सहकारी समिति की बैठक में झगड़ा हुआ, ग्रामीणों और व्यवस्थापक के बीच हाथापाई हुई। ग्रामीणों ने व्यवस्थापक पर आरोप लगाए, मारपीट और जाति सूचक गालियां देने का आरोप लगा। ग्रामीणों ने एसडीएम दफ्तर पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा, व्यवस्थापक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। तो बीकानेर से खबर है, ये तस्वीरें बीकानेर से, खाजूवाला ग्राम सेवा सहकारी समिति की बैठक में ये झगड़ा हुआ है।
ग्रामीणों ने व्यवस्थापक पर आरोप लगाए। मारपीट और जाति सूचक गालियां देने के आरोप। और राजधानी जयपुर में दो गुटों में पथराव हुआ। दो पक्षों में पथराव। मामले में अपडेट। ब्रह्मपुरी इलाके में कृष्णा कॉलोनी में यह पथराव हुआ है। कॉलोनी में खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। पुलिस जाब्ता रात भर से तैनात है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। पथराव करने वालों की पहचान कर गिरफ्तारी में पुलिस जुटी है। देर रात तक नॉर्थ जिले के कई थानों का जाब्ता बुलाया गया। डीसीपी नॉर्थ पारिस देशमुख ने कहा, फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई। लगभग आधे घंटे पहले कंट्रोल को ये सूचना मिली थी कि यहाँ पर दो पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है। उसके बाद पुलिस का जाब्ता तुरंत मौके पर पहुंचा। आसपास के जाब्ते को भी यहाँ मौके पर भेजा गया और अब तक अभी मौके पर पूरी तरह से शांति है। केवल पथराव है। किसी को कोई गंभीर चोट अभी तक कारित नहीं हुई है। इसमें किसी प्रकार की आगजनी भी नहीं हुई है। साधारण चोट है। अभी मौके पर शांति है और नियमानुसार आगे कार्रवाई की। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।